भाइयों और बहनों, आज हम लोग देश का 76वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिडनाइट सेलिब्रेशन के द्वारा देश के स्वाधीन होने की घोषणा की। दूसरे दिन सुबह 8:30 लाल किले पर झंडा को फहराते हुए, तिरंगा को फहराते हुए देश का पहला स्वाधीनता दिवस को मनाया गया। तब से लेकर प्रति वर्ष हम इस महान पर्व के रूप में इसे मनाते आ रहे हैं। स्वाधीनता दिवस के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर झंडा फहराकर इस महान पर्व की शुरुआत की। आज सर्वप्रथम हम देश के उन सभी महान सपूतों को तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने अपना बलिदान देकर भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया। इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन द ग्रेट लीव्स फॉल विंटर इज एट हैंड। पेड़ों के महान पत्तियां गिरते ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। हमारे देश के सभी महान सपूत और शहीदों उस महान पत्तियों के समान है और देश की आज़ादी बसंत ऋतु के समान है। टुडे वी सैल्यूट ऑल दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया who sacrificed their life and shed their blood for the cause of the nation, for the safety, security and integrity of the nation. जब हम देश की आज़ादी पर के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं तो देखते हैं 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश के सैनिकों की जीत हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रवेश किया, जो 1947 तक लगभग 190 साल तक भारत को लूटता रहा। अंग्रेजी हुकूमतों का कहना था कि भारत एक सोने का अंडा देने वाली चिड़िया है, अतः उन्होंने इसे खूब लूटा। परंतु सन 1914 में जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हो गया। यह आंदोलन लगभग 32-33 साल तक चला, धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। आंदोलन धीरे धीरे तीव्र होता गया, मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम गेन करता रहा और अंत में इतना प्रचंड और विकराल रूप धारण किया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। देश के आज़ाद होते ही हमें गवर्निंग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता महसूस हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ, जिन्होंने 3 महीने में भारत का विशाल संविधान 395 धाराओं वाले संविधान को बनाकर तैयार किया। नवंबर-दिसंबर 1947 में संविधान का ड्राफ्ट बनकर तैयार था, परंतु 2 साल तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि भारत एक विशाल देश था। भारत गांव का देश, किसानों का देश, कृषि प्रधान देश, ऋषि मुनियों का देश, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे, जिनको समान सुरक्षा प्रदान करना भारत के संविधान के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। It was a great challenge before the Constitution of India to provide secure, equal safety and security to all the sections of the people of India. इसलिए इस पर डिबेट चलता रहा, इस पर मंथन होता रहा कि संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, संविधान का मॉडल कैसा होना चाहिए। अंत में यह तय हुआ कि भारत का संविधान सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के रूप में होगा। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हुए घोषणा की, The vast land of India, all the citizens were men or women of the country, brought under the control and jurisdiction of one union and one constitution. With the implementation of the constitution, India became the sovereign, secular, democratic and republic country. With the implementation of the constitution and its declaration, India also became one of the largest democratic country of the world. भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इस बीच भारत ने हर क्षेत्र में काफ़ी तरक्की किया। आज़ाद भारत के नागरिक सभी भाइयों बहनों ने
दिल खोलकर इस प्रगति में अपना योगदान दिया। गरीबी की मार झेलते हुए, सामाजिक बुराइयों को सहन करते हुए, कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे देश के बहनों और बेटियों ने अपना उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करते हुए हर क्षेत्र में भारत के नाम को ऊंचा करने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए चाहे वह रेलवे का ड्राइवर हो या हवाई जहाज का पायलट हो, अंतरिक्ष यान हो, चाहे खेल अथवा जंग का मैदान हो, हर क्षेत्र में वे अपना उत्कृष्ट कौशल का प्रदर्शन करके देश के गौरव को ऊंचा करने का काम करते हैं। आज के दिन हम देश के कुछ महापुरुषों के द्वारा किए हुए कार्यों का उल्लेख करना चाहते हैं। सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 ईस्वी में चिकागो धर्म सम्मेलन में भारत के धर्म और सभ्यता को प्रस्तुत किया। वहाँ विश्व के हर देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे और सबों ने अपने अपने देश के धर्म और सभ्यता के बारे में व्याख्या किया। जब भारत का नंबर आया, उस सम्मेलन की कुछ विशेष बातें हैं जिसको कि मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, कुछ मुख्य बातों को यहाँ रखना चाहता हूँ। भारत का नंबर आते ही स्वामी विवेकानंद उठकर खड़े हुए। कुछ लोगों ने उनका वेशभूषा, लिबास, कद को देखते हुए ऐसा सोच रहे थे, he is not matching with the other representative of the world, what he can speak on Indian religion. But Swami Vivekananda did not mind at all. He took the mic in his hand and remained few seconds complete silence, looked around the audience and told the first sentence, "My dear brothers and sisters of America." उनके इस वाक्य को बोलते ही हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट से लोगों ने उनका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि इसके पहले के सभी प्रतिनिधियों ने लेडीज एंड जेंटलमैन कर करके संबोधित किया, जबकि विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी से हटकर जो वाक्य उन्होंने कहा उसमें अपनापन था, प्यार था, स्नेह था, भाईचारा था, जो लोगों के दिलों को छुआ और लोगों अपने स्थान पर, अपने जगह पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से स्वामी विवेकानंद जी का स्वागत किया। सेकंड सेंटेंस, he told that in the eyes of Indian religion and culture, the whole world is like a single family. उन्होंने जो दूसरा वाक्य कहा उसमें भी वही प्यार था, वही अपनापन था, वही भाईचारा था। इसलिए पुनः सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। थर्ड सेंटेंस, he told it was more meaningful and thoughtful. He told that the Indian religion and culture is not based on caste, creed and complexion, but it is based on humanity, fraternity and brotherhood. Again, ऑडियंस में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और सबों ने स्वामी विवेकानंद जी का तालियां बजा करके स्वागत किया। अब तक वहाँ के सभी प्रतिनिधियों को, सभी ऑडियंस को यह बात समझ में आ गई थी कि भारत का सभ्यता और संस्कृति, धर्म वास्तव में क्या कहता है। Thereafter, the uninterrupted, non-stop and continuous speech of Swami Vivekananda, the continuous flow of the speech of Swami Vivekananda was going on, and the whole audience was hearing very patiently, and the hall was complete pin drop silent. Next day came in the paper as a headline that Swami Vivekananda proved that India is the religious leader of the world. So is the talent of the Indian scholar. Next I want to say something about Dr. Abul Kalam. He belonged to very poor family, father as a fisherman, mother as a maid, not getting two-time food properly, not school fee, not study expenditure, not study material, but he has a great desire to do the study. So he decided to work and earn some money. When he told his mother opposed. She told that I shall double and triple my labor, you go and do your study. But Dr. Kalam was rigid. Then mother advised, you do only 2 hours of work, and work will be the distribution of newspaper.
following the advice of mother, Dr. Kalam started distribution of paper in the age of 12 years. During the distribution of paper, he came in contact of a very renowned and expert mathematician of the area. He asked Dr. Kalam to give the paper exactly 7 o'clock, then he will take it. Dr. Kalam accepted and started giving paper. Teacher noticed that every day that at 7 o'clock the paper was in his hand, neither 5 minutes late nor 5 minutes early. So he was very surprised about the sincerity and punctuality of Dr. Kalam. He thought in his mind that one day he may be the great man of the country. So again he called and asked Dr. Kalam why you are doing this work. Kalam told about his miserable condition and poor condition, not getting two-time food, not getting any study material, but he had great desire of study. So he decided to work and earn some money. Teacher became very sentimental. He assured him to every kind of help and told that you come every day 5 o'clock in the morning, I shall teach you 1 hour every day. Dr. Kalam told this matter to his mother. Mother became very happy because she was knowing the name of the teacher of the area. यहीं से शुरू होता है डॉक्टर कलाम की वह जीवन यात्रा। माँ का ममता, गुरु का प्यार और आशीर्वाद, भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ अद्भुत क्षमता, तीनों शक्ति जब एक जगह एकत्रित हुआ तो डॉक्टर कलाम को सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री एंड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, वहाँ तक ले जाने में कामयाब। सो इज द टैलेंट ऑफ द इंडियन स्कॉलर। Third, I want to say something about Dr. Pranab Mukherjee, who in a seminar of university teachers at Mysore, he told that Indian youth have enough talent. So, we need its proper reorganization, development of their youth. So it is a great responsibility of our teachers to reorganize, to develop, to mold and shaping of their futures up to the mark. He told that best teachers are those who are students of whole life. जो शिक्षक जिंदगी भर स्टूडेंट बन करके रहता है, पठन पाठन करता है, वही एक बेस्ट टीचर हो सकता है। गुड टीचर्स आर लाइक ए बर्निंग कैंडल, जो जलता है, गलता है, समाप्त हो जाता है, परंतु अपने सराउंडिंग को प्रकाश देता रहता है। सो वी फील वेरी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।